चलिए आज अपन एक बार फिर से अपने जो लेक्चर लास्ट टर्न पे रोका था उससे एक स्टेप आज अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार जितना अपन ने कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपन अपने नए टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। नया टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्या है क्या नहीं है वो अपन समझेंगे अभी। उससे पहले अपन ने लास्ट टर्न पे जो पढ़ा था उसको अपन समझते हैं। लास्ट टर्न पे मैंने बताया था कि उपार्जित प्रतिरक्षा कितने टाइप्स की होती है? टोटल दो प्रकार की। पहली कौन सी थी? तरल माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र। इसी का दूसरा नाम क्या था? प्रतिरक्षी माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र। इस तरल माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कौन करता था? बी लिम्फोसाइट। कौन करता था? बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट क्या करता था? किसका निर्माण करता था? कितनी सेल का फॉर्मेशन करता था? दो। पहली सेल कौन सी थी? प्लाज्मा सेल। दूसरी सेल कौन सी थी? मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल किसका फॉर्मेशन करता था? प्रोटीन। किस शेप का था प्रोटीन? वाई शेप का। उस प्रोटीन का नाम क्या था? एंटीबॉडी। क्या नाम था? एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। ठीक है। इसके बाद दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा कौन सी थी? कोशिका माध्यत प्रतिरक्षा तंत्र। इसका फॉर्मेशन कौन करता था? टी लिम्फोसाइट। कितने टाइप्स की सेल बनाता था? 4 टाइप्स की। पहली कौन सी थी? हेल्पर। दूसरी कौन सी थी? किलर। तीसरी कौन सी थी? मेमोरी। चौथी कौन सी थी? सस्पेंसर। ठीक है ना, ये बात अपन ने कल कंप्लीट की थी। इसके बाद अपन ने देखा था जब कोई बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसता है तो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस के क्या क्या परिवर्तन करने के लिए तुम्हारी बॉडी को मजबूर करता है, वही अपन ने समझा था। सबसे पहले कोई भी बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर घुसना है तो किसको भेदना पड़ेगा? स्किन को। और स्किन को भेद करके वो कहाँ जाएगा? सीधा ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जाके क्या करेगा? अपना गुणन करेगा, अपनी जैसी की जैसी संतति बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और ये बहुत सारी संख्या को देखकर कौन सी सेल इसके पास आगे टपकेगी? छोटी चुड़ैल और बड़ी चुड़ैल। छोटी चुड़ैल कौन थी? न्यूट्रोफिल। बड़ी चुड़ैल कौन थी? मोनोसाइट। इनको पकड़ पकड़ के क्या करेगी? खाएगी। और जब ये हारने वाली होगी तो मोनोसाइट किसको मैसेज भेजेगी? डेंड्राइडी सेल को। किसको? डेंड्राइडी सेल। डेंड्राइडी सेल आएगी किसके पास? आएगी जीवाणु के पास। और एक जीवाणु को पकड़ के क्या करेगी? अपने बॉडी पर चिपका देगी। और बॉडी पर चिपकाने के बाद कहाँ जाएगी? लिम्फोसाइट के पास। कौन सी लिम्फोसाइट के पास? किसके पास? टी लिम्फोसाइट के पास। टी लिम्फोसाइट जो होगी वो विशेष प्रकार की बनाएगी, कोई मन पड़े जो बनाएगी? विशेष प्रकार की। क्या बनाएगी? 4 सेल। पहली कौन सी होगी? हेल्पर। दूसरी कौन सी होगी? किलर। तीसरी मेमोरी। चौथी। ये चारों सेल कहाँ जाएगी? जीवाणु के पास या टिश्यू के पास या ब्लड के पास या संक्रमित कोशिका के पास। क्या करने जाएगी? मारने के लिए। कौन मारेगी? चारों मारेगी कि एक मारेगी? एक। कौन मारेगी? किलर सेल मारेगी। समझ गए बात मेरी? और जब ये किलर सेल इसको मार रही होगी तो इस इमेज को कंप्लीट तैयार करने का काम कौन करेगी? मेमोरी सेल। और जब ये यहाँ पर हेल्प करने की आवश्यकता होगी तो कौन जाएगी? किसके पास जाएगी? किसके? बी लिम्फोसाइट के पास। और बी लिम्फोसाइट क्या करेगी? 2 कोशिका बनाएगी। विशेष या मन पड़े जो विशेष 2 सेल कौन सी बनाएगी? प्लाज्मा सेल। दूसरी मेमोरी सेल। प्लाज्मा और मेमोरी सेल कहाँ जाएगी? संक्रमित कोशिका के पास। किसके पास? संक्रमित कोशिका के पास जाकर क्या करेगी? 3 क्रियाएं करेगी। पहले सबसे पहले क्या करेगी? जीवाणु को पकड़ लेगी। दूसरा क्या करेगी? किसको बुलाएगी? तुम्हें मेरे को? बड़ी वाली डाइनो को बुलाएगी। ठीक है, डाइनो को बुलाएगी। समझ गए बात मेरी? और डाइने क्या करेगी? उसको मार देगी। और मारने के बाद क्या करेगा? तीसरे स्टेप में ये उसका जो विषाक्त पदार्थ है उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। और यहीं पे तुम्हारी क्रिया खत्म हो जाएगी। और इस पूरी क्रिया को सेव करने का या वीडियो बनाने का या वीडियोग्राफी बनाने का काम कौन करेगी? मेमोरी सेल। कौन सी? टी वाली के बी वाली? किस वाली? बी वाली। ठीक है ना। किसकी मेमोरी बनानी है तुम्हें? प्लाज्मा सेल की बनानी है कि तुम्हें टी किलर सेल की बनानी है? प्लाज्मा की। तो कौन बनाएगा? मेमोरी बी सेल। कौन बनाएगी? समझ गए बात यहाँ तक? अब इसके बाद इस क्रिया को रोकना है, संदमित करना है तो कौन सी सेल काम करेगी? सस्पेंसर सेल। आगे बात समझे? ये अपन ने लास्ट टर्न पे कंप्लीट कर दिया था। आज अपन पढ़ेंगे ये बी लिम्फोसाइट होती क्या है।
ये टी लिम्फोसाइट होती क्या, इसके क्या कार्य होते हैं और कैसे बनती है और क्या ऐसे इसका फंक्शन होता है। इस बी और टी लिम्फोसाइट को अपन मोस्टली ब्लड के अंदर पढ़ते हैं। जब अपन ब्लड पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज एक बार फिर से अपन इसको थोड़ा बहुत जानते हैं कि इसके साथ क्या होता है और क्यों इसका नाम बी पड़ा है और क्यों इसका नाम टी पड़ा है। उन सारी चीज़ों के बारे में अपन समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बी फॉर भगवान, ठीक है ना, कौन है, बी फॉर भगवान। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर टीवी सबकी बात करेंगे, पहले किसकी बात करेंगे, बी की। किसकी बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे। समझ गए बात मेरी। अब सबसे पहले बी की बात करें। बी बेचारा बहुत सीधा आदमी है। कैसा है, सीधा आदमी है, ठीक है ना, बहुत भोला है, सीधा है, मासूम है, ठीक है, जो तुम्हें दिख भी रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे बी के कोई ऐसे बहुत ज्यादा भाव नहीं है। वो अलग बात है, नाम में भाव है पर उसके भाव नहीं है। बेचारा बहुत सीधा है, इसीलिए ये जहां पे बनता है वहीं पे क्या कर लेता, अपना परिपक्व कर देता। उसे बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं चाहिए। वो क्या, जहां बना हुआ है, अगर वो एक छोटे से घर के अंदर बना हुआ है तो वहीं पे अपना खुद का पूरी जीवन कार्य को मैच्योर कर देगा। यानी जहां बी की लिम्फोसाइट का जहां निर्माण होगा वहीं पे क्या होगा, परिपक्वन होगा। क्या होगा, और ये निर्माण कहां पर होगा, बोन मैरो के अंदर। कहां पे होगा, बोन मैरो के अंदर। और परिपक्वन भी कहां पे होगा इसका, बोन मैरो के अंदर। और जहां पर इसका परिपक्वन होता है उसी से इसका नाम रखा जाता है। इसका परिपक्वन कहां पे हो रहा है, तो बी की वर्ड यहां से ले लिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, बी लिम्फोसाइट। क्या नाम रखा गया, बी लिम्फोसाइट। आई बात समझे क्या। अब दूसरे को देखो, दूसरा थोड़ा सा ठीक है ना मॉडर्न है। बी जितना बेचारा मासूम नहीं है, भोला नहीं है, सीधा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है, मॉडर्न प्रवृत्ति का है। तो अब उसके क्या भाव है, देखो जहां निर्माण हुआ है उस जगह को भूल जाएगा कि इस जगह से कोई लेना देना नहीं, और परिपक्वन करने के लिए कहां चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, और उसका नाम क्या होगा, थाइमस ग्रंथि। क्या नाम होगा, थाइमस ग्रंथि। और परिपक्वन इसका कहां पर होगा, थाइमस ग्रंथि के अंदर होगा। इसीलिए इसके थाइमस ग्रंथि से कौन सा वर्ड ले लिया मैंने, टी, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, टी लिम्फोसाइट। आई बात समझ में क्या। अगर बी लिम्फोसाइट की बात करूं तो कैसा है, बेचारा सीधा साधा है, तो एक ही जगह निर्माण भी होगा और एक जगह ही क्या होगा, परिपक्वन होगा। लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या सीधा है क्या, नहीं है, तो उसका निर्माण कहां पर होगा, बोन मैरो के अंदर। कहां पे होगा, और परिपक्वन कहां पे होगा, थाइमस ग्रंथि के अंदर। समझ गए पहले पॉइंट में, किसी को दिक्कत है क्या। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात अपन करते हैं, तुमने देखा होगा कभी कभी जब किसी की किडनी खराब होगी, मान लो तुम में से किसी की किडनी खराब हो गई है और तुम्हें दूसरी किडनी की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसे ही मन पड़े जिसकी किडनी चढ़ा सकता हूं क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर, नहीं। सबसे पहले किडनी को मैच करना पड़ता है और मैच करने के बाद किडनी को बॉडी के अंदर चढ़ाया जाता है। अगर मान लो अपन गलती से बिना मैच किए किसी की किडनी तुम्हारी बॉडी के अंदर चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तुम्हारी यहाँ पे तस्वीर लगानी पड़ेगी और क्या पहनानी पड़ेगी मेरे को, माला। समझ गए बात मेरी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कोई दूसरा ऑर्गन तुम्हारी बॉडी के अंदर चढ़ाया जाता है तो एक इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है, और उस ऑर्गन्स को मारते मारते वो खुद की सेल को भी बहुत ज़्यादा मार देता है, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उस समय जो ऑर्गन अपने दूसरा चढ़ाया है उसको मारने के लिए एक इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। वो कौन एक्टिव करता है, बी लिम्फोसाइट करता है कि टी लिम्फोसाइट करता है, टी लिम्फोसाइट करता है। अंग प्रत्यारोपण को विफल करने का काम कौन करेगा, बेचारा बी किसी को विफल करना ही नहीं चाहता। तुम्हें पता है मासूम है तो क्या किसी को फैल करेगा, क्या नहीं करेगा। फैल कौन करेगा, बी करेगा कि टी करेगा, टी करेगा। समझ में आई बात मेरी। मैंने पहले ही बोल दिया है कि बी बेचारा क्या होता है, बहुत ज्यादा मासूम होता है कि नहीं होता। तुम्हें दिख भी रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। आप देखो यहाँ पे भी देख लो, ये प्रूव भी कर रहा है। तुम्हारी साइंस इस चीज को प्रूव कर रही है। क्या कह रही है, अंग प्रत्यारोपण को विफल कौन करता है, बी करता है कि टी करता है, टी। तो बी सीधा हुआ कि नहीं हुआ रे, समझ गए ना मेरी बात, इट्स प्रूव इट। समझ गए बात मेरी, ये प्रूव कर दिया मैंने। तो अब दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अंग प्रत्यारोपण को विफल करने वाला सिस्टम कौन होता है, तो वो टी लिम्फोसाइट होती है। अगली बात करते हैं जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं,
प्लाज्मा सेल किसका फॉर्मेशन करती थी? एंटीबॉडी का। क्या टी लिम्फोसाइट किसी भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकती थी क्या? नहीं करती थी। समझ में आई बात क्या? तो मैं लिख सकता हूं क्या बी लिम्फोसाइट किसका फॉर्मेशन करेगी? एंटीबॉडी का। क्या टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी क्या? नहीं करेगी। आ गई बात समझ में क्या? 3 पॉइंट बताए मैंने। पहला पॉइंट सीधा साधा कौन है? बी है कि टी है? सुना ही नहीं दिया। कौन है? कौन है? बी। समझ गए? तो बी सीधा साधा होगा तो इसका निर्माण और परिपक्वन एक जगह होगा कि अलग अलग होगा? एक जगह होगा। टी सीधा है कि टेढ़ा है? तो परिपक्वन अलग जगह होगा और तुम्हारा निर्माण अलग जगह होगा कि नहीं होगा? निर्माण कहाँ पर होगा? अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन मैरो। और इसका परिपक्वन कहाँ पर होगा? थाइमस के अंदर। अगर बात करें सीधा साधा कौन था? बी था कि टी था? तो फैल कौन करेगा? बी करेगा कि टी करेगा? किसको फैल करेगा? अंग प्रत्यारोपण को। किसको फैल करेगा? अंग प्रत्यारोपण को करेगा। बी करेगा कि टी करेगा? बी क्या फैल कर पाएगा क्या बेचारा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कैसा है? बोला भागा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करेगा? बी करेगा कि टी करेगा? बी बेचारा काम भी ज्यादा कर रहा है, एंटीबॉडी भी बना रहा है, लेकिन खुद पे घमंड नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है घमंड? टी कर रहा है। इसीलिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। समझ गए बात मेरी क्या? 3 पॉइंट में किसी को दिक्कत है क्या? पल्ले पड़ा कुछ क्या? आगे चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे। ये तुम्हारा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? इनका परिपक्वन कहाँ पर होता है? अंग प्रत्यारोपण को विफल करने के लिए कौन सी लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल होती है? कौन सा भाग होता है जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है? तीनों क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत बार आए हुए भी है, इसीलिए तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से लर्न रखना है तुम्हें। समझिए? पहला पॉइंट तो बहुत बार पूछा भी गया है। अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रदा क्रिया। ये क्रिया तुम्हारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी बार हुई है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है इस क्रिया का मतलब। लेकिन जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा तुम सोच सकते हो ऐसा हो रखा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले मान लो, बहुत सारे एग्जाम्पल बताता हूँ तुम्हें, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है? जैसे कि कभी चलते चलते तुम्हारे कभी कांटा लगा है क्या? अब कांटा लगने के बाद तुम्हारे उस जगह पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सारे के सारे परिवर्तन कुल मिला के क्या कहलाते हैं? प्रदा क्रिया। कभी कभी तुम्हारे ये कांटा निर्जीव कारक है कि सजीव कारक है? कैसा कारक है? निर्जीव। कैसा कारक है? निर्जीव। ठीक है ना? अब दूसरी बात, अगर मान लो कोई तुम्हारे मधुमक्खी ने कभी काटा है तुम्हें? आज खाई थी। तो देखना, मधुमक्खी जब काटती है तो वो भी अपना कुछ पदार्थ तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर करती है कि नहीं करती? अपना डंक करती है कि नहीं? अपना डंक तुम्हारे स्किन के अंदर डाल देती है, और जैसे ही वो डंक तुम्हारी स्किन के अंदर आ जाता है, तुम्हारी स्किन में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है कि नहीं? अब देखना क्या क्या परिवर्तन है। एक बार सोचना उस समय की कंडीशन, जिस समय तुम्हारी ये चीज हुई थी, उस समय को सोचते चलना। बहुत सिंपल टॉपिक है। अब देखना यहाँ पर प्रदा क्रिया तब होगी जब कोई भी बाहरी कारक, वो बाहरी कारक जिंदा हो या मरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदा कारक भी प्रदा क्रिया करेगा और मृत कारक होगा वो भी क्या करेगा? प्रदा क्रिया करेगा। जब वो जीवित या मृत कारक तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, तुम्हारी स्किन के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो उस समय जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही है, उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहेंगे? प्रदा क्रिया कहेंगे। आई बात समझ में क्या? अब देखो, पहली बात ये तुम्हें रटना नहीं है, सीधे से यहां पे आ जाओ। जब तुम्हें मधुमक्खी ने डंक तुम्हारी स्किन के अंदर डाल दी है तो उस भाग में क्या हो जाती है? सूजन आती है कि नहीं आती है? देखी हुई है कि नहीं देखी हुई है? उस भाग में क्या होता है? हल्का सा लालपन देखने को मिलता है, रेडनेस हो जाती है कि नहीं हो जाती? चाहे तुम्हारे कांटा अंदर घुसा हुआ है, चाहे मधुमक्खी ने अपना डंक घुसाया है, क्या वो भाग लाल होगा कि नहीं होगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा वो भाग लाल? ठीक है ना? अगर नहीं दिख रहा मैं दिखा सकता हूं तुम्हें, बस क्या करना है? एक छोटा सा पत्थर भी नहीं मारना है, ठीक है ना? एक कांटा लेके आऊंगा, थोड़ा सा अंदर घुसा दूंगा तुम्हारे स्किन के, ठीक है ना? फिर एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर करूंगा, मेरे खुद के ऊपर नहीं करके दिखाऊंगा। समझ गए? देख रहे हो, पेन दे रहे हो, जैसे मैं खुद घुसा के दिखाऊंगा। क्या है? एक्सपेरिमेंट तुम्हारे में से कितने लोग हो तुम? सबके एक एक घुसा के देखेंगे, ठीक है ना? सबके अलग अलग। किसी के सजीव कारक लाके तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसाएंगे, किसी के निर्जीव कारक लाके तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसाएंगे। समझोगे नहीं?
तो सारे कारक अपन घुसा के देखेंगे। पहला, सूजन आएगी कि नहीं आएगी, रेडनेस होगी कि नहीं होगी, और तीसरा, क्या उस भाग में हल्का फुल्का दर्द होगा कि नहीं, और चौथा, उस भाग को हल्का सा टच करना, वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा गर्म होगा। कभी नोटिस किया हो तो, अगर नहीं नोटिस किया कोई दिक्कत नहीं, जब कभी तुम्हारे साथ हो इन फ्यूचर तब एक बार नोटिस करके जरूर देखना। जैसे ही तुम उस भाग को टच करोगे हल्का सा तुम्हें कैसा लगेगा, गर्म भाग दिखेगा। तो 4 परिवर्तन होंगे कि नहीं मोस्टली। पहला परिवर्तन क्या होगा, उस भाग में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। दूसरा क्या होगा, वो भाग रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तीसरा परिवर्तन क्या होगा, दर्द होगा हल्का फुल्का। और चौथा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये चारों क्रियाएं क्या कर रही है, ये चारों क्रियाएं कुल मिलाकर के ये काम कर रही है। क्यों कर रही है देखता। अब देखो यहाँ पे सूजन आ जाएगी, सूजन आने का कारण क्या होगा, सबसे पहले समझ लेना। मैंने तुम्हें 4 कारण बता दिए, 4 कारण क्यों होते हैं उसको समझने वाले हैं अपन। अब समझना यहाँ पर, ये जो तुम्हारे टिश्यू है, क्योंकि तुम्हारा इस भाग को अंदर चीरते हुए गई है, तो अंदर ब्लड वेसल होगी कि नहीं, टिश्यू होगा कि नहीं, उत्तक होगा कि नहीं होगा। और उत्तक में एक विशेष सेल पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, मास्ट सेल। क्या नाम है, मस्त सेल नहीं है, कौन सी सेल है, मास्ट सेल। ठीक है ना, समझ गए क्या नाम है, मास्ट सेल। अब ये मास्ट सेल क्या काम करेगी, जैसे ही बाहरी कारक आया तो इस सेल को क्या मिलेगा, उद्दीपन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उद्दीपन मिलते ही ये सेल किसका स्थापन करेगी, हिस्टामिन। और हिस्टामिन 2 काम करता है। क्या काम करता है, पहला ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंको का मतलब क्या होता है, श्वास नली, और डाइलेटर का मतलब क्या होता है, फैलाने वाला। ठीक है ना, समझो नहीं। ब्रोंको का मतलब है श्वास नली और डाइलेटर का मतलब होता है फैलना। तो इसका मतलब जहां पर हिस्टामिन होगा वो श्वास नली क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, फूल जाएगी। और दूसरा ये क्या काम करती है, वेजो डाइलेटर। वेजो किसको बोला जाता है, वेसल्स को। वेसल यानी धमनी और शिरा को। और ये धमनी और शिरा को क्या करेगा, डाइलेट करेगा। डाइलेट मतलब क्या करेगा, फैलाएगा। अब देखो यहाँ पे धमनी और शिरा होगी कि नहीं होगी। अब धमनी और शिरा फूलेगी तो क्या ये सूजन होगी कि नहीं होगी रे, समझ में आ रही है बात क्या। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा कांटा घुसा है। अब कांटा घुसा है तो यहाँ पे क्या श्वास नली है क्या, श्वास नली है, तो यहाँ पे ये क्रिया होगी क्या, नहीं होगी। लेकिन क्या यहाँ ब्लड वेसल है कि नहीं है, और ब्लड वेसल्स होगी तो क्या ब्लड वेसल फूलेगी कि नहीं फूलेगी, और फूलेगी तो सूजन आएगी कि नहीं आएगी रे, समझ में आई बात क्या, पल्ले बड़ा कुछ क्या। अब दूसरा भाग देखो, अब ब्लड वेसल फूल गई है तो यहाँ ब्लड ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ज्यादा आएगा। तो रेड दिखेगा कि नहीं, क्योंकि ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। तो फूल गई है तो ब्लड क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और ब्लड ज्यादा आएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। पल्ले बड़ा दूसरा पॉइंट क्या। अब देखो ये बैक्टीरिया तुम्हारा यहाँ पर आया है तो यहाँ चुड़ैले आएगी कि नहीं आएगी, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल आएगी कि नहीं आएगी रे। और दोनों चुड़ैले इसके ऊपर आक्रमण करेगी कि नहीं, इसको खाने की कोशिश करेंगे, समझ कि नहीं। और जब ये खाने की कोशिश करेगी, जब युद्ध होगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा, पस जमना। अगर जब तुम्हारी पस जमता है कि नहीं, पस किसे कहा जाता है, पस किसे कहते हैं, खून नहीं, रस्सी आती है नहीं, रस्सी वो बढ़ती है कि नहीं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, पिंपल्स होते हैं कि नहीं तुम्हारे यहाँ पे, उसमें रस्सी भर रखी होती है वाइट पदार्थ, वो रियलिटी में है क्या तुम्हें पता है, मरी हुई मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। समझ गए, मरी हुई चुड़ैलें हैं, चुड़ैलें भी मर गई है, और वही चुड़ैलें जो मरी हुई है वही पस के रूप में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, समझोगे नहीं। कभी कभी तुमने देखा होगा जब यहाँ पे कांटा तुम्हारे बॉडी के अंदर घुस जाता है, ठीक है ना, वहाँ पस जमती है कि नहीं, यानी रस्सी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती। वो रस्सी क्या है रियलिटी में, यहाँ पे मोनोसाइट ने इनको मारने की कोशिश की और रियलिटी में खुद ही मर गई, समझ में, भिड़ रही है इनसे जाके, कम से कम कभी सर पटक रही है खुद का, कभी खुद पटक रही है। दीवार से जाके तुम पटक जाओ, दीवार से जाके अपना सर फोड़ो तो क्या होगा, तुम मरोगे कि दीवार मरेगी, समझोगे नहीं समझे, दीवार मरेगी, हड्डियां तो है पूरी की पूरी, ठीक है ना, तो कौन मरेगी, हम। यहाँ पर भी मोनोसाइट के साथ क्या होगा, यही कहानी होगी, इसीलिए पस जमती है, समझोगे नहीं। और जब ये युद्ध होता है तो क्या होता है, दर्द होता है, क्योंकि बहुत सारी सेल तुम्हारी बॉडी की मरती है और मरने के कारण क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है। और जहां पर भी क्रिया होगी, एक दूसरे के बीच में लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो क्या घमासान होगा, तो क्या ऊर्जा रिलीज होगी कि नहीं होगी,
समझोगे नहीं? दो जने आपस में लड़ रहे हैं तो गर्म होंगे कि नहीं होंगे, और गर्म होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं? कभी उसके भाग टूटेंगे तो बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी तो क्या तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समझ में आई क्या? 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट कैसे होते हैं मैंने तुम्हें बता दिए। तुम्हें अच्छे से याद करना है किसको? हिस्टामिन को। किसको याद करना है? हिस्टामिन को। तुमने कभी देखा होगा, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ हिस्टामिन होता है क्या। कभी तुमने श्वास की दिक्कत हुई तो एक पंप लिया होगा, लिया है क्या? इधर क्यों देख रहे हो? लिया है कि नहीं तुमने? लिया है कि नहीं लिया है? अब पंप लेते उसके अंदर क्या होता है? रियलिटी में एक दवाई डालनी पड़ती है तुम्हें, डालते कि नहीं डालते? उस दवाई के अंदर, ठीक है ना, वो पंप इतना सा लगाते हो, उसके अंदर दवाई भरी होती है, इतना सा वो होती है, वाइट कलर की दवाई होते है। उस दबाते हो तो वो दवाई तुम्हारे मुंह में आती है, तुम्हें सांस आराम से आ जाती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो वो दवाई किसकी बनी होती है पता है तुम्हें? हिस्टामिन की। क्योंकि देखो हिस्टामिन होगा तो क्या होगा? वो दवाई जैसे ही तुम्हारी श्वास नली में जाएगी, श्वास नली को क्या करेगी? फैला देगी, और फैला देगी तो पहले के कंपैरिजन ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लोगे कि नहीं लोगे? समझ में आ रही है बात क्या? पहले श्वास नली ऐसे पिचक गई थी, अब तुमने वो दवाई खींची तो हिस्टामिन आया बॉडी के अंदर, और हिस्टामिन आया तो इस नली को क्या करेगा? फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा? क्योंकि हिस्टामिन क्या है? ब्रोंको डायलेटर है। ब्रोंको डायलेटर है तो फैलाने का काम करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए वो जो दवाई ली जाती है, जो तुम लेते हो, उसके अंदर मोस्टली कौन पाया जाता है? हिस्टामिन पाया जाता है, जो क्या काम करता है? ब्रोंको डायलेटर का काम करता है। तो हिस्टामिन के कितने वर्ग है? 2। पहला काम क्या करता है? ब्रोंको डायलेटर का काम करता है, और दूसरा काम क्या करता है? वेजो डायलेटर। वेजो डायलेटर्स का मतलब क्या होता है? वेसल्स। वेसल्स को फैलाने वाला। ठीक है, तो मैं ये लिख भी देता हूं तुम्हारे लिए, लिख दूं क्या? ब्रोंको का मतलब क्या हो जाएगा रे भाई लोग? इसका मतलब हो गया श्वास नली, और डायलेटर का मतलब क्या हो जाएगा? फैलाना। और वैसो का मतलब क्या हो जाएगा? वेसल्स, जिसमें धमनी और शिरा हो सकती है। और डायलेटर का मतलब क्या होगा? फैलाना से। पल्ले बड़ा कुछ क्या? इसमें दिक्कत है किसी को क्या? लिखना नहीं है तुम्हें, बाद में लिखना। चलो देखो एक बार फिर से खत्म करते हैं इस टॉपिक को। है दिक्कत किसी को यहाँ तक? क्या एलर्जी? खुजली क्यों होती है? उसका भी कारण बताएंगे अभी आगे, ठीक है ना। इचिंग होती है तुम्हें थोड़ी बहुत, उसका भी पूरे शरीर में नहीं होती। उसका कारण क्या? पूरे शरीर में होने का कारण बताता हूँ तुम्हें। बताया उसके अंदर विष है, टॉक्सिक पदार्थ है, उसने अपना ये छोड़ा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। क्या डंक छोड़ा? उस डंक के अंदर विष होगा कि नहीं होगा? अगर विष पूरी बॉडी में फैल गया तुम्हारे, ठीक है ना, तुमने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया, तुमने उस विष को खत्म करने के लिए तुम्हें पता है कि तुमने लोहा आयरन घसते हैं यहाँ पर, समझ नहीं? आयरन क्या करता है? इस विष या टॉक्सिक पदार्थ को क्या करता है? कम करता है। आयरन इस टॉक्सिसिटी को कम करता है। अब मान लो तुम्हारी बॉडी इसके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट दर्शा रही है, समझ नहीं? बहुत ज़्यादा रिएक्ट दर्शा रही है। अब ये पूरा का पूरा ब्लड में फैलेगा, तो ब्लड के हर पार्ट्स में ये एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी? समझोगे नहीं? तो हर पार्ट्स में इचिंग होगी कि नहीं होगी? तो ये सभी के साथ नहीं होगी। जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स दर्शाती है, सामान्य से ज़्यादा रेस्पॉन्स, अगर थोड़ा सा भी कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ गया और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, और बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, तो पूरी बॉडी में क्या होने लगेगी? इचिंग होने लगेगी, दर्द होने लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ये सारे इफेक्ट पूरी बॉडी में, वहाँ सभी बॉडी में धीरे धीरे रेड धब्बे हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो उसका कारण यही है पूरा का पूरा, कि वो जो टॉक्सिक पदार्थ है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल गया, और पूरी बॉडी में फैल गया तो सभी जगह ये क्रिया होगी कि नहीं? प्रदा क्रिया। तो वही कारण है इसका। क्या? नमक से भी हो सकता है उसका जो विषाक्तता है, टॉक्सिसिटी है, वो कम हो जाए। समझ गए बात मेरी? क्या क्या? हो सकता है उससे भी क्या होता है? टॉक्सिक लेवल क्या हो सकता है? कम हो सकता है। समझ गए?
अब देखो आगे एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। पहले देखो जल्दी से यहाँ पे अपन ने टोटल कितनी लिम्फोसाइट थी अपने पास? 2। कौन सी थी पहली? बी, और दूसरी कौन सी थी? टी। पहली कौन सी थी? बी, और दूसरी टी। सीधी कौन थी? बी। इसीलिए उसका निर्माण और परिपक्वन कहाँ होगा? एक ही जगह, और वो जगह कौन सी होगी? अस्थि मज्जा। और टेढ़ी कौन थी? टी लिम्फोसाइट, इसीलिए इसका निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोन मैरो। और इसका परिपक्वन कहाँ होगा? थाइमस ग्रंथि के अंदर। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, फैल कौन करेगा? जो टेढ़ा होगा जो फैल करेगा कि नहीं करेगा? तो फैल कौन करेगा? टी लिम्फोसाइट। और पास कौन करेगा? डी लिम्फोसाइट। इसके बाद काम ज्यादा कौन करेगा? जो सीधा होगा जो काम ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा? तो वो सीधा कौन है? बी लिम्फोसाइट। तो क्या काम करेगी? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी। टी प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी क्या? नहीं करेगी। प्रदाक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई बाहरी कारक तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होता है, और वो बाहरी कारक जीवित होना चाहिए कि निर्जीव होना चाहिए? कुछ भी हो चलेगा, समझ गए बात मेरी क्या? और जब वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो कितने परिवर्तन लाता है बॉडी के अंदर? 4 में पहला कौन सा है? सूजन। दूसरा कौन सा है? क्या होना? लालपन होना। तीसरा कौन सा है? क्या होना? दर्द होना। चौथा कौन सा है? तापमान का बढ़ जाना। अब बताओ इसके अंदर एक सेल होती है, उस सेल का नाम कौन सा होता है जो टिश्यू के अंदर होती है? मास्ट सेल। किसका हिस्सा बन करती है? हिस्टामिन। हिस्टामिन कितने काम करता है? 2 में पहला कौन सा है? ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब क्या होता है? किसको फैलाना? श्वास नली को फैलाना। दूसरा कौन सा है? वैसोडाइलेटर का मतलब क्या होता है? वेसल्स को फैलाना। समझ गए बात क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? तो अभी आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद आगे अगले टर्न पे कंटिन्यू करते हैं।